Hello everyone. So in this video we are going to learn the procedures in registration chapter. ठीक है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप लोग को अप्लाई करना है तो कितने टाइम में हमको एप्लीकेशन सबमिट करना है, कितने टाइम में डिपार्टमेंट काम करेगा। तो ये सब प्रोसेस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने वाले हैं। तो जो भी प्रोसेस हम लोग सीखने वाले हैं उसका यहाँ पर मैं लिस्ट बना के दे रहा हूँ एंड उसके बाद एक एक करके हम लोग प्रोसीजर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस जो हम लोग सीखेंगे इट वुड बी एप्लीकेशन प्रोसेस। ओके, रजिस्ट्रेशन के लिए हम एप्लीकेशन कैसे करने मतलब कैसे करने वाले हैं, कितने टाइम में हम लोग को नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग एप्लीकेशन के प्रोसेस में सीखेंगे। उसके बाद देखेंगे अमेंडमेंट का प्रोसेस। मतलब कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस करनी है, जैसे आप लोग का जो एड्रेस है वो एड्रेस चेंज हो गया, तो एड्रेस चेंज हो गया तो उस केस में हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि आपका नया एड्रेस क्या है। ओके, एंड उसका जो रेंट एग्रीमेंट है वो अटैच करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो इसका टाइम लिमिट्स वगैरह क्या है वो हम लोग इस अमेंडमेंट वाले एरिया में सीखेंगे। इट इज़ नॉट अमेंडमेंट इन जीएसटी लॉ। ओके, ये अमेंडमेंट इन जीएसटी लॉ नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन के अंदर जो अमेंडमेंट करना है वो है। ओके, सो इट इज़ नॉट न्यूली इंसर्टेड और अमेंडेड फॉर May 24, ऐसा नहीं है वो। थर्ड, हम लोग देखेंगे कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, अगर आप लोग को जीएसटी नंबर आपका कैंसिल करवाना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है। ओके, कौन से फॉर्म में क्या ऑर्डर पास होगा, कितने टाइम में हमें अप्लाई करना है, कितने टाइम में ऑफिसर ने अपना काम करना है, वो सारा कुछ प्रोसेस हम लोग कैंसलेशन में सीखेंगे। उसके बाद देखेंगे सस्पेंशन। ओके, उसके बाद देखेंगे सस्पेंशन, ये अप्रोप्रिएट टाइम पर बताऊंगा। एंड उसके बाद देखेंगे रिवोकेशन। ओके, रिवोकेशन एंड देन सम रूल्स। ओके, कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एरिया दैट इज एप्लीकेशन। मतलब अगर हम लोग जीएसटी नंबर के लिए लायबल हो चुके हैं, कब लायबल होते हैं, कब लायबल होते हैं बताओ। जब भी हम लोग का टर्नओवर 10 लाख या तो 20 लाख, या तो अगर हम लोग एलिजिबल है तो 40 लाख। ओके, जब भी ये टर्नओवर्स क्रॉस हो गए तो हम लोग को जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ओके, वी आर लायबल टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक, क्योंकि हम लोग को जीएसटी नंबर रहेगा तो हम लोग को क्या करने मिलेगा, टैक्स कलेक्ट करने मिलेगा। ओके, हम लोग टैक्सेबल पर्सन बन जाएंगे। तो जीएसटी हम लोग कलेक्ट करके पे कर सकें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन लेते हैं एंड हमें आईटीसी भी मिलेगा। ओके, सो रजिस्ट्रेशन के लिए हमको एप्लीकेशन करना पड़ता है गवर्नमेंट के पोर्टल पर। ओके, दैट पोर्टल इज gst.gov.in। ओके, www डॉट तो है ये यहाँ पर, तो www.gst.gov.in, ये वेबसाइट पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना है। ओके, देर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ। पैन कार्ड होना चाहिए। ओके, आधार कार्ड होना चाहिए। अभी आधार कार्ड मतलब अगर कंपनी रहेगा तो आधार कार्ड थोड़ी रहेगा, तो कंपनी के केस में डायरेक्टर का आधार कार्ड होना चाहिए। ओके, एचयूएफ के केस में कर्ता का आधार कार्ड होना चाहिए। फिर एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ओके, एड्रेस प्रूफ का मतलब होता है आपका लाइट बिल या फिर आपका रेंट एग्रीमेंट। ओके, उसके बाद जो पार्टनर्स होंगे या फिर जो डायरेक्टर्स होंगे उन सभी का डिटेल्स। उसके बाद जो भी गुड्स या फिर सर्विसेज में आप डील करने वाले हो उसके टॉप 5 प्रोडक्ट्स। ओके, टॉप 5 प्रोडक्ट आपको डालने पड़ते हैं। उसके बाद एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर कोई रहेगी, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब कि अगर महाराष्ट्र में आपके 2 जगह पर बिजनेस चलते हैं तो उन दोनों जगह का डिटेल आपको देना है। एक को माना जाता है प्रिंसिपल, दूसरे को माना जाता है एडिशनल। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं। ओके, ये बेसिक आपके पास होना चाहिए। एंड फोटोग्राफ, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, वो सब तो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स है। ये फोटोग्राफ होना चाहिए। फिर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म का कोई पार्टनर है तो पार्टनरशिप फर्म ने उसको ऑथोराइज किया है टू साइन ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऐसा एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होना चाहिए। तो ये वेबसाइट पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग को अपलोड करने पड़ते हैं
ओके, एंड हमें क्या ट्रेड नेम चाहिए, ट्रेड नेम समझते हो, कौन से नाम से हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, ये ट्रेड नेम हमको डिसाइड करना पड़ता है, एंड हमको वहां पर लेना चाहिए रजिस्ट्रेशन। आया समझ में। सो ये एप्लीकेशन के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो मैंने बताई। अभी हम लोग प्रोसीजर की ओर बढ़ेंगे। गवर्नमेंट कहता है कि अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो चुके हैं, ओके, मतलब आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो चुका है, या फिर 10 लाख, या फिर 40 लाख, वट एवर थ्रेशोल्ड जो आर एप्लीकेबल, ओके, तो वो क्रॉस होने के आपको विद इन 30 डेज के, टर्नओवर जो भी लिमिट है वो क्रॉस होने के विद इन 30 डेज, दैट इज 30 डेज फ्रॉम बिकमिंग लायबल टू रजिस्टर। ओके, आपका रजिस्ट्रेशन का लायबिलिटी आया, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। ओके, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज बिकमिंग लायबल ऑफ बिकमिंग लायबल। ठीक है, 30 दिन के अंदर हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर हमने अप्लाई नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये आप लोग को ऑलरेडी मालूम है। आईटीसी के चैप्टर में हमने देखा था, अगर कोई पर्सन 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई नहीं करता तो उसको कौन से दिन के स्टॉक का आईटीसी मिलता है। जो भी दिन उसको जीएसटी नंबर मिला है, उसके पिछले दिन के स्टॉक का आईटीसी उसको मिलता है। लेकिन जो पर्सन 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करता है, ठीक है, तो उसको कौन से दिन के स्टॉक का आईटीसी मिलता है, जो दिन वो लायबल हुआ उसके पिछले दिन के स्टॉक का आईटीसी मिलता है। क्लियर है क्या? ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्दर। गवर्नमेंट ने दो पार्ट बनाया हुआ है प्रोसेस का, दो पार्ट है। सबसे पहला पार्ट, अगर आप लोग आधार ऑथेंटिकेशन करवाते हो तो, एंड दूसरा आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया है तो। अब इन दोनों पार्ट को डिटेल में समझने के पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन ये समझते हैं। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन। अभी आधार ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि जो भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड हो रहा है, जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गया, प्रोप्राइटरशिप हो गया, या फिर कंपनी हो गया, तो इन लोगों के जो स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं। ओके, अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो वो प्रोप्राइटर की बात कर रहे हैं हम लोग। पार्टनरशिप फर्म की बात है तो पार्टनर्स का आधार ऑथेंटिकेट किया जाएगा। अगर कंपनी की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टर का नंबर, आधार नंबर ऑथेंटिकेट किया जाएगा। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव पर्सन होते हैं, उन लोगों का नंबर आधार ऑथेंटिकेट किया जाता है। ओके, आधार ऑथेंटिकेशन का मीनिंग होता है कि उन लोगों के मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा, वो लिंक पर क्लिक करना है। उधर लिंक पे क्लिक करने के बाद आधार नंबर डालना है। ठीक है, उस पर आगे फर्दर पे क्लिक करके एक ओटीपी आएगा रजिस्टर्ड नंबर पे, एंड उस पर ओटीपी डाल के आपको ऑथेंटिकेशन करना है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है आधार ऑथेंटिकेशन। तो बेसिक प्रोसेस थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे हम लोग। सबसे पहले जब भी आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करेंगे, आपको एक बेसिक फॉर्म भरना पड़ता है। ओके, ऑनलाइन ही है सब कुछ, पूरा एक टैब, मतलब एक एक एरिया भरना पड़ता है आपको। उसके बाद आपको एक ऑप्शन आता है, वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेट आधार। ओके, वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेट आधार, ऐसा एक ऑप्शन आएगा आपको। ठीक है, उधर ऑप्शन में से आपको यस या तो नो, दोनों में से एक चीज सिलेक्ट करनी है। ओके, तो अगर हमने यस सिलेक्ट किया, फिर आगे क्या होता है, यस सिलेक्ट किया या तो नो, दोनों में ही। ओके, दोनों ही केसेस में क्या होता है, उसके बाद ये जो प्रिलिमिनरी आपका एप्लीकेशन है वो सबमिट होता है। ठीक है, ये सबमिट होता है, लेकिन दिस इज नॉट एक्चुअल सबमिशन। ओके, ध्यान से सुनना। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आप जा रहे हो, ऐसा आपने यस किया और फिर सबमिट किया। इसके बाद क्या होएगा, इसके बाद जो आपका ईमेल आईडी रहता है, ईमेल आईडी जो आप लोग फर्निश करते हो, ठीक है, उस ईमेल आईडी पर आपको एक लिंक आएगा। ठीक है, हाइपर लिंक बोलते हैं उसको। वो लिंक आने के बाद आपको उस लिंक पर क्लिक करना है, एंड आपको ओटीपी डालना है। ओके, लिंक पर क्लिक करके, लिंक पे क्लिक किया, ओटीपी डालना है। ओके, ओटीपी डालने के बाद ये फाइनल सबमिशन माना जाता है।
ये फाइनल सबमिशन माना जाता है। आ रहा है क्या पॉइंट समझ में? मतलब पहले तो आप लोग को आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जाना है कि नहीं जाना है, यहाँ पर आप लोग को यस या फिर नो सिलेक्ट करना है। ओके, यस ही करेंगे नॉर्मली। अगर नो करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होएगा? अगर हम लोग नो सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा। ओके, फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब कि ऑफिसर आपके प्रीमाइसेस पर आएगा, फोटोज वगैरह लेगा, उसके बाद वो सेटिस्फाइड रहा तो ही आपको नंबर देगा। ऐसा प्रोसेस है इफ़ यू डोंट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। तो सब लोग क्या करते हैं, नॉर्मली आधार ऑथेंटिकेशन करवा ही लेते हैं। ओके, सब लोग आधार ऑथेंटिकेशन तो करवा ही लेते हैं। तो आधार ऑथेंटिकेशन में अगर आपने येस सिलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद सबमिट किया। ओके, ये डेट ऑफ सबमिशन नहीं है, वो कुछ अलग है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबमिट करने के बाद क्या होता है, आपको ईमेल पे एक लिंक आएगा, ओटीपी डालो, फिर आपको फाइनल सबमिशन माना जाएगा। ओके, ये आपका डेट ऑफ सबमिशन माना जाता है। गेटिंग द पॉइंट? ये बेसिक प्रोसेस है। अब यहाँ पर इस प्रोसेस का क्या काम है वो सुनो। जब भी हम लोगों ने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया है, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ओटीपी डाल करके पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया, एंड ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं आने वाला है। ओके, अगर समझो हम लोग आधार ऑथेंटिकेशन कर भी रहे, ठीक है, हम लोग अगर आधार ऑथेंटिकेशन कर भी रहे तो भी ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आ सकता है। ओके, ही कैन कम फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। आया पॉइंट समझ में? लेकिन अगर वो नहीं आना चाहता है तो इस केस में एक अलग प्रोसेस पूरा आपको जानना है। ओके, एक सिंपल प्रोसेस अप्लाई होगा, ये वाला तीनों कंडीशंस फुलफिल होगा तब। ओके, जब भी आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया, ओटीपी भी डाला, एंड ऑफिसर को फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करना है, अगर इस तरीके का आपका रजिस्ट्रेशन का टाइप है, देन इन दैट केस आपको एक सिंपल प्रोसेस, एक प्रोसेस आपको लगेगा। ओके, उसके बाद सेकंड प्रोसेस कब लगेगा? सेकंड प्रोसेस आपको तब अप्लाई होगा जब भी आप लोग आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं करते। या तो आप लोग ऑप्ट तो करते हो लेकिन ओटीपी डाल करके उसको कंप्लीट नहीं करते। ओके, या तो आपने ऑप्ट तो किया है, ओटीपी भी डाला है, ओके, एंड ऑफिसर क्या बोलता है, मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करने आना चाहूंगा। गेटिंग द पॉइंट? फिजिकल वेरिफिकेशन करने आना चाहूंगा। ये तीनों में से कोई भी प्रोसेस अगर रहा तो उसके लिए सेकंड प्रोसीजर अप्लाई होगा, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। समझ में? दो बाइफर्केशन। सबसे पहला, आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर यस किया, उसके बाद जो ओटीपी आया वो आपने डाला, उसके बाद ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन करना नहीं चाहता, तो फर्स्ट प्रोसेस। एंड अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया, या फिर आपने ऑप्ट करने के बाद प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया, या फिर ऑप्ट किया, प्रोसेस भी हो गया, लेकिन ऑफिसर बोलता है कि मेरे को फिजिकल वेरिफिकेशन करना ही है, तो ऐसे केस में सेकंड प्रोसेस अप्लाई होगा। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस। अब फर्स्ट प्रोसेस में कहा जाता है कि आप लोग को 30 डेज में तो पहले नंबर के लिए अप्लाई करना ही है। ओके, उसके बाद आपको याद रखना है 7 7 7। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे आप लोग? 37 7 7। ठीक है, रिपीट करो 2 बार। 37 7 7। 37 7 7। अब ये क्या है वो सुनो। जैसे ही हम लोग लायबल हो जाएंगे, उसके 30 डेज में हमको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब हम लोग को लायबिलिटी होने से 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना ही है। सेकंड, हमारा जो एप्लीकेशन हो जाएगा, कि अगर हम लोग का एप्लीकेशन हो गया, अगर ऑफिसर को सब कुछ सही लगता है तो वो क्या कर लेगा, हम लोग को जीएसटी नंबर दे देगा, मतलब हम लोग का जो नंबर है वो अप्रूव कर देगा, अप्रूव, इट इज एक्सेप्ट कर देगा। लेकिन अगर उसको सही नहीं लगता है तो वो रिजेक्ट नहीं करेगा, क्या करेगा वो यहाँ पर हम लोग समझेंगे, सुनो। हर एक लॉ में हर एक लॉ में कोई भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के पहले, ओके, या फिर कोई भी ऑर्डर पास करने के पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है। ओके,
वो किस तरीके से दिया जाता है? बाय इशूइंग शो कॉज नोटिस। ओके, SCN मतलब शो कॉज नोटिस। अब शो कॉज नोटिस का मीनिंग क्या होता है? शो कॉज नोटिस का मीनिंग ये होता है कि ऑफिसर हम लोगों को एक नोटिस देता है, उसमें लिखता है कि प्लीज शो अस अ कॉज एज टू व्हाई वी शुड ग्रांट यू रजिस्ट्रेशन। We are of the opinion that registration shall not be granted on the basis of below discrepancies। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी मतलब कि कुछ तो उसने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई किया इन योर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। हो सकता है कि लाइट बिल पे जो आपने आपका नाम दिख रहा है वो रेंट एग्रीमेंट से मैच नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, नहीं तो ऐसा हो सकता है एग्रीमेंट आपके नाम पर है लेकिन लाइट बिल बिल्डर के नाम पे आ रहा है। तो ऐसा कुछ डिस्क्रिपेंसी हो सकता है। तो उसके लिए ऑफिसर क्या देगा आपको? शो कॉज नोटिस देगा। तो जब भी आपको नोटिस आती है, हमें उसका क्या करना पड़ता है? रिप्लाई फाइल करना पड़ता है। क्या फाइल करना पड़ता है? रिप्लाई। अगर हमारा रिप्लाई सही है, मतलब ऑफिसर को सही लगता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। अगर हमारा रिप्लाई सही नहीं लगता तो हमारा एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर देता है। क्लियर है क्या? तो अभी उस एंगल से यहाँ पर समझेंगे। 7 दिन में ऑफिसर को क्या करना है? मेरा रजिस्ट्रेशन अप्रूव करना है। क्यों अप्रूव करेगा वो? जब सब कुछ सही लगेगा तब अप्रूव कर देगा। लेकिन अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज है तो वो क्या करेगा? वो शो कॉज नोटिस देगा आपको। ओके, जिसका रिप्लाई आपको अगले 7 दिन में करना है। ओके, रिप्लाई टू दिस शो कॉज नोटिस विद इन नेक्स्ट 7 डेज, 7 वर्किंग डेज। आपका रिप्लाई होने के बाद अगले 7 दिन में ऑफिसर या तो अप्रूव कर लेगा, ओके, या तो रिजेक्ट कर देगा। या तो अप्रूव कर लेगा या तो रिजेक्ट कर देगा। अभी वापस शो कॉज नहीं देगा। गेटिंग द पॉइंट? सो आप लोग को क्या प्रोसेस है मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला, 30 डेज में एप्लीकेशन करना है। उसके अगले 7 दिन में या तो अप्रूव हो जाएगा या तो शो कॉज नोटिस आएगा। अगर आप लोग को शो कॉज नोटिस आती है, मतलब कुछ डिस्क्रिपेंसीज है, मांग रहा है, डिटेल्स मांग रहा है, तो हमको रिप्लाई करना पड़ेगा। हम लोग का रिप्लाई करने के अगले 7 दिन में या तो अप्रूव हो जाएगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? आया समझ में? अभी हम लोग एक कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद सेकंड वाले प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। कंसेप्ट का नाम है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ओके, कंसेप्ट का नाम है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। कौन से दिन पर एप्लीकेशन सबमिट हुआ ये माना जाएगा, ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक बात ध्यान से सुनो। जब भी हमको ईमेल आएगा एक, ओके, जब भी हम ये सबमिट क्लिक करेंगे हमको ईमेल आएगा। ईमेल आने के बाद हमारे पास 15 डेज का टाइम लिमिट होता है टू पुट OTP। ठीक है, मतलब OTP जनरेट करने के बाद 10 ही मिनट में डालना है, लेकिन 15 दिन तक ये लिंक आपके लिए वैलिड रहेगा। 15 दिन के बाद ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा। ओके, सो अगर मान के चलो हम लोगों ने 12 नवंबर को प्रिलिमिनरी सबमिशन किया, ये वाला सबमिशन है, ये प्रिलिमिनरी सबमिशन। तो 12 नवंबर को आप लोगों ने प्रिलिमिनरी सबमिशन किया है। आपने आधार ऑथेंटिकेशन करोगे ऐसा यस लिखा है। ओके, आपने आधार ऑथेंटिकेशन यस करोगे ऐसा लिखा है आपने। ठीक है, अभी आपको OTP डालने का, दैट इज ये लिंक को क्लिक करके OTP फंक्शन मतलब डालने का कितना टाइम लिमिट मिला है? 15 दिन। ओके, तो मान के चलो कि आपने 18th नवंबर को आपने OTP डाल दिया। ठीक है, 18 नवंबर को आपने OTP डाल दिया, बोला कि हाँ ये लो OTP हो गया खत्म। तो यहाँ पर व्हाट वुड बी द डेट ऑफ सबमिशन? तो डेट ऑफ सबमिशन वुड बी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। डेट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन। डेट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन मतलब OTP डालने वाला डेट, और 15 डेज फ्रॉम 15 डेज फ्रॉम दिस सबमिशन, 15 डेज फ्रॉम सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन।
विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। तो अभी यहाँ पर आप लोग को डिसाइड करना है क्या डेट रहेगा। डेट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन इज 18 नवंबर। ठीक है, 15 डेज कहाँ पर लैप्स हो रहा है इसका, 27 नवंबर। सो विच एवर इज अर्लियर इज 18 नवंबर। सो 18 नवंबर को आपका एप्लीकेशन सबमिट हुआ ऐसा माना जाएगा। ओके, यहां से अगले 7 दिन में ऑफिसर या तो एक्सेप्ट करेगा या तो शो कॉज नोटिस देगा। मान के चलते कि उसने 22 तारीख को शो कॉज नोटिस दे दिया, तो उसके अगले 7 दिन में आपको रिप्लाई करना, दैट इज बाय 29 नवंबर आप लोग को रिप्लाई करना। ओके, मान के चलते कि आपने 28 तारीख को रिप्लाई कर दिया, उसके अगले 7 दिन में उसको क्या करना है, उसके अगले 7 दिन में उसको या तो अप्रूव करना है या तो रिजेक्ट करना है। सो 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 दिसंबर तक या तो आपको मतलब नंबर मिल जाएगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब लॉ ये कहता है कि जिधर भी ऑफिसर अपना काम टाइम पर नहीं करेगा उधर डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। डीम्ड अप्रूवल का मतलब होता है कि आपको नंबर मिल चुका है ऐसा माना जाएगा। तो ऑफिसर का काम क्या क्या है। ऑफिसर का काम तो सबसे पहला ये है, आपके रजिस्ट्रेशन को उसको या तो अप्रूव करना है 7 दिन के अंदर, या तो शोकॉज नोटिस देना है। उसने दोनों ही नहीं किया, क्योंकि ही डिडंट टुक एनी एक्शन। तो ये 7 दिन के बाद क्या माना जाएगा, डीम्ड अप्रूवल। क्या माना जाएगा, डीम्ड अप्रूवल। क्लियर है क्या। या तो उसने ये वाला काम तो सही से कर लिया, ओके, 7 दिन में शोकॉज दे दिया, हमने अगले 7 दिन में रिप्लाई भी दे दिया, लेकिन हमारे रिप्लाई के बाद अगले 7 दिन में उसने अप्रूव भी नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया, देन इट वुड बी अगेन अ केस ऑफ डीम्ड अप्रूवल। आया समझ में, दोनों ही केस में डीम्ड अप्रूवल हो सकता है। अच्छा, हम लोग ये वाले कंसेप्ट में थे, डेट्स के साथ समझ में आया सबको। ठीक है, अभी ये प्रोसेस को हम लोग और भी थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, डेट ऑफ सबमिशन को ही। ठीक है, 12 नवंबर, इस दिन पर आपने प्रिलिमिनरी सबमिशन किया हुआ। आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे ऐसा करके ऑप्शन ऑप्ट किया। ओके, नहीं करेंगे ऐसा आपने ऑप्शन ऑप्ट किया। तो यहाँ पर जब आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं ही करने वाले हो तो उस केस में 12 नवंबर वुड बी ट्रीटेड एज डेट ऑफ सबमिशन। क्लियर है। तो लेकिन आपको ये फर्स्ट वाला प्रोसेस नहीं लगेगा, आप लोग को सेकंड वाला प्रोसेस लगेगा। तो सेकंड वाले प्रोसेस के लिए डेट ऑफ सबमिशन क्या माना जाएगा, 12 नवंबर, क्योंकि आपने डायरेक्टली नो ही लिखा है ना वहां पर। थर्ड वाला केस, प्रिलिमिनरी सबमिशन तो हो गया, हो चुका है आपका ऑन 12 नवंबर। आपने आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे ऐसा यस लिखा हुआ, ठीक है, यू हैव ऑप्टेड फॉर यस। अब यहाँ पर आप लोग को सेम टू सेम यही प्रोविजन अप्लाई होगा। ओके, दैट इज डेट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन और 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, यही आपको अप्लाई होगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है अभी। अब यहाँ पर आप लोगों ने आधार ऑथेंटिकेशन किया ही नहीं है। ओके, तो इस केस में ये तो कोई डेट रहेगा ही नहीं। ठीक है, आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर यस तो किया लेकिन ओटीपी नहीं डाला, ये वाला केस है। तो यहाँ पर 15 डेज कब लैप्स होगा आपका, 27 नवंबर। सो 27 नवंबर को आपका सबमिशन माना गया। ओके, डेट ऑफ सबमिशन वुड बी ट्रीटेड एज 27 नवंबर। आया है समझ में। अभी सेकंड वाला केस एंड थर्ड वाला केस, इन दोनों केसेस में सेकंड प्रोसेस लगेगा, सेकंड प्रोसेस। एंड जो फर्स्ट वाला केस था इसमें फर्स्ट प्रोसेस लगेगा। ओके, ये जो है इसमें फर्स्ट प्रोसेस लगेगा। फर्स्ट प्रोसेस मतलब 3777, एंड सेकंड प्रोसेस मतलब अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। आया है समझ में। सो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस दिन के बाद से तो ऑफिसर को क्या करना है, कितने टाइम में करना है, वो शुरू होता है टाइम। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकंड प्रोसेस। अब सेकंड प्रोसेस क्या बोलता है सुनो।
Second process says registration will be granted. Second process states registration would be granted, would be granted, but only after, but only after physical verification, but only after फिजिकल वेरिफिकेशन. ओके, वेरिफिकेशन किस चीज का होगा? आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन होगा बाय ऑफिसर. ओके, रजिस्ट्रेशन वुड बी ग्रांटेड बट ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन. रजिस्ट्रेशन कितने टाइम में ग्रांट होगा वो लोग यहाँ पर कहते हैं विद इन 30 डेज. ओके, जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको कितने टाइम में मिलेगा? तो ये लोग यहाँ पर कहते हैं कि विद इन 30 डेज मिलेगा, विद इन 30 डेज फ्रॉम सबमिशन, विद इन 30 डेज फ्रॉम सबमिशन. अब 30 डेज फ्रॉम सबमिशन का मीनिंग हमने समझ लिया ऑलरेडी. सबमिशन का डेट क्या रहता है समझ में आया? अगर हमने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए नो डाला है तो 12 नवंबर से 30 दिन. लेकिन अगर हमने यस डाला है पर हमने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया था, मतलब ओटीपी नहीं डाला, तो 27 नवंबर से 30 दिन. ओके, 30 दिन के अंदर हमको क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा. लेकिन कंडीशन क्या है? ऑफिसर आपके आपके प्रीमाइसेस पर आएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा एंड फिर ही आपको नंबर देगा. ओके, अभी अमेंडमेंट क्या है इस एरिया में वो सुन. फॉर May 24 एंड June 24 ऑनवर्ड्स एग्जाम्स एक अमेंडमेंट है. अमेंडमेंट ये है कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो कितने टाइम पहले हो जाना चाहिए. ओके, अभी आप लोग को नंबर मिलेगा 30 दिन के अंदर, ये लोग कहते हैं. तो अज्यूम करते हैं कि 30 दिन इज गोइंग टू एक्सपायर ऑन 27 दिसंबर. ओके, 30 दिन 27 दिसंबर को एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है. तो गवर्नमेंट सेज जब भी 30 दिन एक्सपायर होने वाला है उसके 5 दिन, दैट इज 22 दिसंबर, 22 दिसंबर तक तो फिजिकल वेरिफिकेशन हो ही जाना चाहिए. ओके, सो फिजिकल वेरिफिकेशन shall be completed at least 5 days prior to the time limit to complete the process. ओके, टाइम लिमिट जो भी 30 दिन रहता है ना, अगर आपने 12 नवंबर को अप्लाई किया विथ नो, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे, तो 12 दिसंबर को आपका 30 डेज खत्म होगा. ओके, सो 7 दिसंबर तक फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए. गेटिंग द पॉइंट? आया समझ में? सो फिजिकल वेरिफिकेशन कब तक होना चाहिए? एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द टाइम लिमिट टू कंप्लीट द प्रोसेस. आया समझ में? ओके, एंड जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर ऑफिसर को क्या करना है? जो भी रिपोर्ट रहता है, वेरिफिकेशन रिपोर्ट, वो अपलोड करनी होती है. ठीक है, उस रिपोर्ट में क्या होता है? उसका ऑब्जर्वेशन होता है. ठीक है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका फोटोज वगैरह होता है, तो ये सब चीजें होती है. आया पॉइंट समझ में? एंड अगर इस प्रोसेस में, दैट इज सेकंड वाले प्रोसेस में, अगर ऑफिसर को कुछ डाउट्स है, कुछ शो कॉज नोटिस देना है, तो वो सब इसी 30 दिन के अंदर अंदर ही होना चाहिए. ओके, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा. इसी 30 दिन के अंदर अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, शो कॉज नोटिस रहेगा वो भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए इस 30 दिन के अंदर अंदर ही. क्लियर है सबको? एक बार मैं क्विकली रिकैप कर रहा हूँ. एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन में दो प्रोसेस है. ओके, सबसे पहला प्रोसेस, जब आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करते हो, ओटीपी भी डालते हो, दैट इज प्रोसेस कंप्लीट करते हो, एंड ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन को नहीं आना चाहता है. इस केस में याद रखना आपको 3777 30 डेज में नंबर के लिए एप्लीकेशन करना है. अगले 7 दिन में या तो आपको नंबर मिल जाएगा या तो शोकॉज नोटिस मिलेगा. अगर शोकॉज नोटिस मिलेगा तो हम लोग को रिप्लाई करना पड़ेगा अगले 7 दिन में. हमारा रिप्लाई हो चुका है. अभी अगले 7 दिन में क्या होगा? अगले 7 दिन में ऑफिसर उसको एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा. क्लियर है पॉइंट? और अगर हमने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया, या फिर ऑप्ट करने के बाद ओटीपी नहीं डाला, या फिर ऑप्ट भी किया, ओटीपी भी डाला, लेकिन ऑफिसर बोलता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन तो भाई करना ही पड़ेगा, तो ऐसे केस में हम लोग को डेट ऑफ सबमिशन से 30 दिन में नंबर मिलेगा. ओके, बट फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद अभी यहाँ पर दो चीजें पड़ी. डेट ऑफ सबमिशन क्या होता है एंड फिजिकल वेरिफिकेशन कितने टाइम में होना चाहिए. डेट ऑफ सबमिशन मतलब आधार ऑथेंटिकेशन करने का डेट, और
अपना 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रिलिमिनरी सबमिशन विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो यहाँ पर अगर समझो हमने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए यस ऑप्ट किया एंड हमने किया भी ऑथेंटिकेशन, तो ऑथेंटिकेशन डेट और 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन विच एवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ सबमिशन। अगर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए नो ही बोल दिया, सिंपल सिंपल नो बोल दिया, ओके, सिंपली नो बोल दिया, तो उस केस में जो भी दिन जो भी दिन हम लोगों ने प्रिलिमिनरी सबमिशन किया वही डेट ऑफ सबमिशन माना जाएगा। एंड अगर हमने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया पर ओटीपी डाल के प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया, तो ऐसे केस में जो भी दिन 15 दिन आपका लैप्स हुआ, दैट डेट वुड बी कंसिडर्ड एज डेट ऑफ सबमिशन। क्लियर है? फिजिकल वेरिफिकेशन कितने टाइम में होना चाहिए? आंसर इज जो भी आपका 30 दिन का टाइम लिमिट है वो खत्म होने के एटलीस्ट 5 दिन पहले फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। ओके, इसमें और एक पॉइंट है। पॉइंट ये है कि अगर 30 दिन में नंबर नहीं मिला तो डीम्ड अप्रूवल, यहाँ पर भी डीम्ड अप्रूवल, यहाँ पर भी। सबको क्लियर है क्या प्रोसेस? पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया, एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीटेड। ठीक है, अभी हम लोग अमेंडमेंट की ओर बढ़ेंगे। अमेंडमेंट प्रोसेस, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। हम लोग को कुछ अगर चेंजेस करना है, जैसे एड्रेस चेंज करना है, पार्टनर्स को हम लोग को ऐड करना है, रिटायर हो रहे हैं तो डिलीट करना है, तो वो सब अमेंडमेंट्स आपको करनी पड़ती। तो गवर्नमेंट से अमेंडमेंट दो टाइप का होता है। अमेंडमेंट इज टू टाइप्स। सबसे पहला अमेंडमेंट इन कोर फील्ड्स एंड सेकंड अमेंडमेंट इन नॉन कोर फील्ड्स। अमेंडमेंट इन नॉन कोर फील्ड्स, सबसे पहला टाइप का अमेंडमेंट कोर फील्ड्स एंड सेकंड इज नॉन कोर फील्ड्स। कोर फील्ड्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट एरियाज, जैसे एड्रेस चेंज, सेकंड पार्टनर्स का ऐड करना, डिलीट करना। ओके, तो ये सब होता है कोर फील्ड्स का अमेंडमेंट। तो कोर फील्ड्स के अमेंडमेंट में आप लोगों को याद रखना है 15, 15, 7, 7। ठीक है, इसको आप इजीली खुद से ही डिकोड कर सकते हो अभी, जबकि आपने फर्स्ट प्रोसेस देखा है तो आपको इजीली आना चाहिए। तो ये कभी भी कोई भी चेंज हुआ, मतलब पार्टनर ऐड हुआ, उसके 15 दिन में हमको क्या करना है? अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर अमेंडमेंट। हमारे एप्लीकेशन के अगले 15 दिन में ऑफिसर या तो अप्रूव कर देगा अमेंडमेंट को, या तो हम लोग को शो कॉज नोटिस दे देगा कि हम लोग को ये अमेंडमेंट सही नहीं लग रहा, आप रीजन दो। तो जैसे ही उसने शो कॉज नोटिस दिया, उसका हमें रिप्लाई करना पड़ता है अगले 7 दिन में। एंड जैसे ही हम लोग रिप्लाई करेंगे, उसके अगले 7 दिन में या तो अप्रूव हो जाएगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया? आपको 15 दिन में अप्लाई करना है, 15 दिन में, उसके अगले 15 दिन में ऑफिसर अप्रूव करेगा या तो शो कॉज देगा। शो कॉज दिया तो हमें रिप्लाई करना है अगले 7 दिन में, एंड रिप्लाई के हम लोग का रिप्लाई होने के बाद अगले 7 दिन में अप्रूव या तो रिजेक्ट। जिधर भी ऑफिसर अपना काम टाइम पर नहीं करेगा, ओके, जिधर भी ऑफिसर अपना काम टाइम पर नहीं करेगा, तब क्या माना जाएगा? डीम्ड अप्रूवल। डीम्ड अप्रूवल, सबको समझ में आया? उसके बाद नॉन कोर फील्ड का अमेंडमेंट, जैसे मोबाइल नंबर चेंज, ईमेल आईडी चेंज। ओके, तो ये सब छोटा मोटा अमेंडमेंट रहता है, तो इसमें कोई ऑफिसर का परमिशन का जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप खाली ओटीपी डाल दो, आपका अमेंडमेंट हो जाएगा। सो हियर वी कंप्लीट विथ अमेंडमेंट प्रोसेस। अब हम लोग बात करेंगे कैंसिलेशन के प्रोसेस की। सो नेक्स्ट प्रोसेस इज कैंसिलेशन प्रोसेस। कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अभी जब कैंसिलेशन की बात करेंगे तभी हो सकता है कि हम लोग का बिजनेस बंद हुआ है, मतलब हम खुद कैंसिलेशन करना चाह रहे हैं, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑफिसर हम लोग को
जीएसटी नंबर से निकालना चाह रहा है। और कब ऐसा हो सकता है कि ऑफिसर हमको जीएसटी नंबर से निकाले, जब भी हमने कुछ स्पेसिफाइड कॉन्ट्रवेंशंस किया रहेगा। ओके, स्पेसिफाइड कॉन्ट्रवेंशंस क्या होता है ये बाद में देखेंगे हम लोग। ओके, अभी के लिए वो डिस्कशन नहीं है। अभी कैंसिलेशन का दो रीजन हो सकता है। एक तो हम खुद हमारे साइट से कैंसिल कर रहे हैं, या सेकंड ऑफिसर हमको निकाल रहा है। समझ में? तो यहाँ पर मैं दो प्रोसेस बना रहा हूँ। सबसे पहला प्रोसेस, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसको अपना जीएसटी नंबर नहीं चाहिए। ओके, ही वांट टू कैंसल द जीएसटी नंबर। कैंसिलेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है। तो अभी यहाँ पर जब भी हमको हमारा नंबर कैंसिल करना होगा, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। वी शुड अप्लाई फॉर कैंसिलेशन। हमको क्या करना पड़ता है? कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई फॉर कैंसिलेशन। आया समझ में? अब कोई भी पर्सन अपना नंबर कैंसिल क्यों कराना चाहेगा? हो सकता है कि उसका बिजनेस बंद हो गया, दैट इज डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस। या तो हो सकता है कि प्रोपराइटर होगा तो उसका डेथ हो गया रहेगा। ओके, या तो फिर नो लॉन्गर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। नो लॉन्गर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। या तो फिर आपका बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, मतलब कि पहले प्रोपराइटरशिप था, अभी पार्टनरशिप हो गया। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो प्रोपराइटर का नंबर रहता है वो बंद किया जाता है एंड नया नंबर लिया जाता है। ओके, सो कैंसलेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन। अगर हम लोग को कैंसलेशन के लिए जाना है तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन देना ही पड़ेगा हम लोग को। अगर हम लोग कैंसलेशन के लिए जा रहे हैं, वी आर अप्लाइंग फॉर कैंसलेशन, तो हम लोग कितने टाइम में अप्लाई करना है? तो गवर्नमेंट सेज वी शुड अप्लाई फॉर कैंसलेशन विद इन 30 days फ्रॉम इवेंट वारंटिंग कैंसलेशन, फ्रॉम द इवेंट वारंटिंग कैंसलेशन। ओके, जब भी कोई इवेंट हुआ है उस इवेंट से 30 दिन के अंदर अंदर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कैंसलेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वी हैव टू अप्लाई फॉर कैंसलेशन। अब कैंसलेशन के लिए अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद ऑफिसर क्या करेगा? हमारा एप्लीकेशन अगर उसको सही लगता है, मतलब मीन्स हम लोगों ने कैंसलेशन करवाया, कुछ जो रीजंस दिया है वो रीजंस उसको सेटिस्फैक्ट्री है, देन ही वुड कैंसल अवर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ही वुड कैंसल अवर रजिस्ट्रेशन, दैट इज रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड विद इन 30 days। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर नंबर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ओके, रजिस्ट्रेशन अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो क्या डायरेक्टली हम लोग का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा? चलो, अगर हम लोग का एप्लीकेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो क्या नंबर डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा क्या? हमने आज ही सीखा है कि कुछ भी चीज रिजेक्ट करने के पहले एक शो कॉज नोटिस दिया जाता है। तो ऑफिसर हम लोग को क्या देगा? शो कॉज नोटिस देगा कि आप बताओ कि हम आपका नंबर क्यों कैंसिल ना करें। तो हम लोग रीजन देंगे कि हम लोग इस रीजन की वजह से हम कैंसिलेशन चाहते हैं। तो एससीएन का हम लोग क्या करना पड़ेगा? हम लोग को रिप्लाई करना पड़ेगा। वी शुड रिप्लाई टू दिस शो कॉज नोटिस विद इन 7 days। ओके, विद इन 7 days हमें क्या करना है? रिप्लाई करना है, रिप्लाई। अगर हम लोग का रिप्लाई उसको सेटिस्फैक्ट्री लगा, ओके, अगर हम लोग का रिप्लाई उसको सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो उस केस में ऑफिसर हम लोग का क्या करेगा? नंबर कैंसल कर देगा। इन दिस केस ऑफिसर वुड कैंसल अवर रजिस्ट्रेशन, कैंसल अवर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ रिप्लाई। हम लोग ने रिप्लाई दिया, वहां से 30 दिन में नंबर कैंसिल हो जाएगा। ओके, और इस केस में 30 days कहाँ से गिनना है? हम लोग के एप्लीकेशन से। एंड यहाँ पर 30 days कहाँ से गिनेंगे? हम लोग के रिप्लाई मिलने से, ऑफिसर को रिप्लाई मिलने से। अगर हम लोग का रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इफ रिप्लाई इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री,
या फिर हम लोगों ने रिप्लाई दिया ही नहीं। ओके, तो इस केस में हम लोग का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब कैंसिलेशन के लिए हम लोगों ने जो एप्लीकेशन किया था वो एप्लीकेशन क्या माना जाएगा, रिजेक्टेड। सबको समझ में आ गया, एकदम सिंपल। मतलब जब भी कुछ ऐसा इवेंट होगा उसके 30 दिन में आपको कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना। अगर आपका एप्लीकेशन सही लग रहा है तो ऑफिसर कैंसिल कर देगा। अगर आपका एप्लीकेशन सही नहीं लग रहा है तो वो शो कॉज नोटिस देगा। शो कॉज नोटिस देगा तो उसका रिप्लाई करना है विद इन 7 डेज। ओके, अगर हम लोग का रिप्लाई उसको सेटिस्फैक्ट्री लगता है, ओके, तो वो नंबर कैंसिल कर देगा विद नेक्स्ट 30 डेज। एंड अगर नहीं लगता है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। आया समझ में? ओके, अभी सेकंड प्रोसेस देखते हैं। सेकंड प्रोसेस इज कैंसिलेशन बाय ऑफिसर। सेकंड प्रोसेस इज कैंसिलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। ओके, ऑफिसर हमारा नंबर कैंसिल कब कर सकता है? सो आंसर इज देर आर सो मेनी रीजंस ड्यू टू विच ही कैन कैंसल अवर रजिस्ट्रेशन। वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन क्या ऑफिसर हमारा नंबर ऐसे ही कैंसिल कर देगा? ठीक है, इतना हम लोग जीएसटी भर रहे हैं और ऑफिसर को मन हुआ कि नंबर कैंसिल करना है, कर दिया। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग नॉर्मली बिजनेस कर रहे हैं, नंबर कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने के पहले ऑफिसर को हमें शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग को शो कॉज नोटिस देना ही पड़ेगा। बिना शो कॉज नोटिस के हमारा नंबर डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा। तो एससीएन के बाद क्या होगा? हम लोग रिप्लाई फाइल करेंगे। ठीक है, वी वुड फाइल रिप्लाई टू दिस शो कॉज नोटिस विद इन 7 डेज। विद इन 7 डेज। ओके, हम लोग रिप्लाई फाइल करेंगे 7 दिन के अंदर अंदर। अगर हम लोग का रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री, ओके, अगर हम लोग का रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री, इफ अवर रिप्लाई वॉज सेटिस्फैक्ट्री, तो क्या होएगा? यहां पर हम लोग का नंबर कैंसिल नहीं होगा। ओके, कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स वुड बी ड्रॉप्ड ऑफ। कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स वुड बी ड्रॉप ऑफ। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ऑफिसर चाहता था कि नंबर कैंसिल करे, लेकिन हमने उसको ऐसा रिप्लाई दिया कि वो मान गया कि कैंसिल नहीं करना है। तो यहाँ पर कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग्स क्या हो जाएगा? ड्रॉप ऑफ हो जाएगा। एंड अगर हम लोगों ने रिप्लाई नॉट सेटिस्फैक्ट्री दिया या फिर कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, या तो हमने रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं दिया, तो इस केस में हम लोग का नंबर क्या हो सकता है? कैंसिल हो जाएगा विद इन 30 डेज। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर नंबर कैंसिल हो जाएगा। आया पॉइंट समझ में? लेकिन अगर हम लोग का कैंसिलेशन का जो रीजन है, ठीक, कैंसिलेशन होने का जो रीजन है, अगर वो रीजन नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स है, ओके, रीजन इज नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न नहीं फाइल करने के वजह से हम लोग का नंबर कैंसिलेशन होने जा रहा था। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हम लोग को रिप्लाई करने के बजाय रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा। ओके, हम लोग को रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा रिप्लाई करने के बजाय। समझ में आया? हम लोग का रिटर्न फाइलिंग इज इटसेल्फ कंसिडर्ड एज रिप्लाई। तो हम लोग को 7 दिन के अंदर अंदर रिटर्न्स फाइल करके देना पड़ेगा। जो भी टैक्स पेंडिंग है पे करने का, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये सब कुछ हम लोग को पे करके रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आया समझ में? गेटिंग द पॉइंट? तो ये हो गया कैंसिलेशन का पार्ट। अब एक बार देख लेते हैं कि ऑफिसर हमारा नंबर कैंसिल कब कर सकता है। यहाँ पर देखो, सबसे पहला, अगर हम लोग हमारे डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से बिजनेस नहीं कर रहे तो भी हमारा नंबर कैंसिल हो सकता है। या तो हम लोगों ने इनवॉइस दिया लेकिन गुड्स सप्लाई नहीं किया, ओके, हमने बिल बना के दिया लेकिन गुड्स और सर्विस दिया ही नहीं, तो ऐसे में भी हमारा नंबर कैंसलेशन के लिए आ सकता है। या तो हम लोगों ने एंटी प्रॉफिटरिंग किया, दैट इज सेक्शन नंबर 171। एंटी प्रॉफिटरिंग का मतलब होता है कि अगर हमारे प्रोडक्ट पर जीएसटी का रेट अगर कम होता है
तो हमें एमआरपी भी कम करना चाहिए। लेकिन हम लोग एमआरपी को सेम रखते हैं एंड मार्जिन को अगर बढ़ा देते हैं। ओके, एक एग्जांपल लेता हूँ। समझो 100 रुपीज़ का प्राइस था, 12 रुपया जीएसटी था, टोटल 112 का एमआरपी था। अभी प्रोडक्ट का जीएसटी का रेट 5% हो गया। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए था। ओके, इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने इसको 112 ही रखा एंड फिर इसको रिवर्स कैलकुलेट करके इसको इंक्रीज कर दिया, मार्जिन को इंक्रीज कर दिया। सो दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज एंटी प्रॉफिटरिंग। ओके, सो एंटी प्रॉफिटरिंग करेंगे तो भी हमारा नंबर कैंसिलेशन के लिए जा सकता है। उसके बाद वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ रूल 10A, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा। बैंक डिटेल्स फर्निश करने का जो टाइम लिमिट है, ओके, उसके अंदर हमने अगर बैंक डिटेल्स नहीं दिया तो हम लोग का नंबर कैंसिलेशन के लिए जा सकता है। उसके बाद अवेल्स आईटीसी इन वायलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 16। ओके, सेक्शन नंबर 16 दैट इज कंडीशंस टू अवेल आईटीसी। वो कंडीशंस को फुलफिल किए बिना हमने आईटीसी लिया तो भी नंबर कैंसिलेशन के जा सकता है। उसके बाद जीएसटीआर 1 में ज़्यादा सेल्स रिपोर्ट किया, ज़्यादा लायबिलिटी पे करेंगे ऐसा दिखाया, लेकिन जीएसटीआर 3B में जब भरने का बारी आया तब कम भरा, तो ये इस केस में भी कैंसिलेशन हो सकता है। उसके बाद वायलेट्स रूल नंबर 86B, यहाँ पर लिखो, टू बी स्टडीड इन पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, जिन लोगों ने पेमेंट ऑफ टैक्स पढ़ा हुआ है उनके लिए बता दे रहा हूँ, 1% लायबिलिटी हमें कैश में पे करना पड़ता है। ओके, लायबिलिटी का 1% हमको कैश में पे करना पड़ता है इवन इफ वी आर हैविंग आईटीसी। तो ऐसे केस में अगर हमने उसको फॉलो नहीं किया देन क्या हो जाएगा, नंबर कैंसिलेशन के लिए जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग का 3B मंथली है तो 6 महीने का 3B फाइल नहीं किया, या तो अगर 3B क्वार्टरली है तो 2 क्वार्टर का 3B फाइल नहीं किया, तो ऐसे केस में हम लोग का नंबर कैंसिलेशन के लिए जा सकता है। फिर 29(2)B, अगर कंपोजिशन पर्सन हूं मैं, ओके, दैट इज प्रिजम्पटिव या फिर कंपोजिशन, हम लोग को GSTR 4 फाइल करना पड़ता है। ओके, टू बी लर्न इन द रिटर्न चैप्टर। GSTR 4 का ड्यू डेट इज 30th अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके, हम लोगों ने 30th अप्रैल से 3 महीने के अंदर अंदर, ओके, 3 महीने के अंदर अंदर GSTR 4 फाइल नहीं किया तो यहाँ पर हम लोग का नंबर कैंसिलेशन के लिए जा सकता है। सी, जीएसटी नंबर तो ले लिया लेकिन बिजनेस ही स्टार्ट नहीं किया 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक नॉट स्टार्टेड बिजनेस आफ्टर टेकिंग रजिस्ट्रेशन, then also our number would be cancelled. And the last one, registration is obtained by means of fraud or willful misstatement, मतलब हम लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके रजिस्ट्रेशन ले लिया था, ओके, एंड बाद में ऑफिसर को मालूम पड़ा तो वो हम लोग का नंबर कैंसिल कर देगा। क्लियर है? और जब भी हम लोग कैंसिलेशन के लिए जाते हैं तो जो भी हम लोग का स्टॉक रहता है, क्योंकि उस पे जो गुड्स, सॉरी, स्टॉक पे जो आईटीसी है वो हम लोग को रिवर्स करना पड़ता है। क्लियर है क्या? एंड अगर कैपिटल गुड्स है तो जितना भी बैलेंस लाइफ बचा हुआ है इन मंथ्स, ओके, उतने महीनों का आईटीसी हमको क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है। वी शैल रिवर्स द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ बैलेंस यूजफुल लाइफ इन मंथ्स और टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू। अगर हम बेच रहे हैं तो ट्रांजेक्शन वैल्यूज आएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर हम बेच नहीं रहे तो डायरेक्टली रिवर्सल करना है। क्लियर है सबको? ना कैंसिलेशन का पार्ट हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे सस्पेंशन की। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सस्पेंशन। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब सस्पेंशन का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझते हैं। सस्पेंशन मतलब कि आपका नंबर कैंसल भी नहीं हुआ है, ना ही एक्टिव है, बीच का है, बीच का फ्रीज्ड है, फ्रीज्ड। ओके, ना ही कैंसिल हुआ है, ओके, ना ही पूरी तरीके से कैंसिल हुआ है, ना ही पूरी तरीके से एक्टिव है। तो बीच का जो पीरियड रहता है उसको बोलते हैं अपन सस्पेंशन। ठीक है, अगर मान के चलो आपने कॉलेज में मस्ती की तो आपको सस्पेंड करते हैं। तो सस्पेंड करते हैं मतलब क्या करते हैं, आपको कॉलेज आने नहीं देते लेकिन आपको निकाला भी नहीं गया। आ रहा है समझ में? तो उसको कहा जाता है सस्पेंशन पीरियड। तो सस्पेंशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा एंड सस्पेंशन पीरियड का सिग्निफिकेंस क्या है वो समझते हैं।
मान के चलो 1 दिसंबर को मैंने एप्लीकेशन किया कि मैं मेरा नंबर क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा। सो मैंने क्या किया, एप्लीकेशन फॉर कैंसलेशन। मैंने क्या बोला है कि मेरे को 1 दिसंबर से नंबर नहीं चाहिए, ऐसा बोल के मैंने अप्लाई किया। तो जब भी अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसीडिंग्स अगर कंप्लीट हो जाएगा, अज्यूम करते 31 दिसंबर को प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गया। ओके, 1 दिसंबर को क्या हुआ है, एप्लीकेशन फॉर कैंसलेशन। ओके, इफेक्टिव डेट क्या माना जाता है, इफेक्टिव डेट मतलब हम लोग का अगर नंबर कैंसिल होगा तो कहाँ से कैंसिल होगा, इट वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर। ओके, ये बात समझ में आ रही। अगर कैंसिल होता है तो कहाँ से कैंसिल होगा, 1 दिसंबर से कैंसिल होगा। ठीक है, मालूम कब पड़ेगा कि 1 दिसंबर से कैंसिल हुआ, 31 दिसंबर को, क्योंकि 31 दिसंबर को हमको ऑर्डर मिलने वाला है। ठीक है, ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन, हमको मिलने वाला है ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन। गेटिंग द पॉइंट, आ रहा है क्या समझ में? हमको कैंसिलेशन के लिए ऑर्डर मिलेगा। ओके, तो यहां पर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन टिल कैंसिलेशन ऑर्डर, दिस पीरियड इज कॉल्ड एज सस्पेंशन पीरियड। दिस पीरियड इज कॉल्ड एज सस्पेंशन पीरियड। ओके, तो हम लोगों ने एक रीजनिंग सीख लिया कि हम लोग का सस्पेंशन क्यों हो सकता है। क्या सीखा, अगर हम लोग को नंबर कैंसिलेशन करना है, ओके, वी हैव टू कैंसिल द नंबर, तो ऐसे केस में, ओके, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जब भी हम अप्लाई करते हैं फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके, जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, वहां से सस्पेंशन पीरियड स्टार्ट होता है। एंड सस्पेंशन पीरियड खत्म कब होगा, जब भी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होगा, दैट इज ऑर्डर पास होगा। ओके, दैट इज प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होगा, प्रोसीडिंग्स जब भी कंप्लीट होगा, कंप्लीट। देखो, हो सकता है कि आपका नंबर कैंसिल हो जाए, या हो सकता है कि आपका नंबर कैंसिलेशन ना हो, तो दोनों ही केस में सस्पेंशन पीरियड तो खत्म हो जाएगा। ओके, सस्पेंशन पीरियड कहाँ से खत्म होगा, जब से वो आया था, मतलब कि अगर सस्पेंशन खत्म होता है तो फ्रॉम 1 दिसंबर सस्पेंशन वुड गेट ओवर। ओके, अभी हम लोग सीखते हैं कि सस्पेंशन पीरियड का रिलेवेंस क्या है। ठीक है, रिलेवेंस और सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ सस्पेंशन पीरियड, सिग्निफिकेंस ऑफ सस्पेंशन पीरियड। अब सस्पेंशन पीरियड का सिग्निफिकेंस ये है कि सस्पेंशन पीरियड में हम लोग टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस। सेल कर सकते हैं लेकिन टैक्स इनवॉइस कैन नॉट बी इशूड। सर क्यों इशू नहीं कर सकते, आंसर इज वेरी सिंपल, ध्यान से सुनना। अगर मान के चलो कि यहां पर मैंने कुछ सेल्स किया, ठीक है, और मेरा नंबर मान के चलो कि कैंसिल हो गया, ठीक है, ऑन 31 दिसंबर कैंसिल हुआ। कैंसलेशन कहाँ से होगा, फ्रॉम 1 दिसंबर कैंसलेशन हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में, 1 दिसंबर से कैंसलेशन हो जाएगा। तो अगर मेरा नंबर यहाँ से कैंसिल हो चुका है तो मैं यहाँ पर जीएसटी चार्ज नहीं करना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, सस्पेंशन पीरियड में आप लोग टैक्स इनवॉइस मत बनाओ, क्योंकि अगर आपका नंबर कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग कहाँ आपके पीछे ढूंढते बैठेंगे कि मेरे को टैक्स दो, टैक्स दो। उससे अच्छा क्या करो, टैक्स इनवॉइस बनाओ ही मत। लेकिन अगर मान के चलो कि आपका कैंसलेशन नहीं होता है, तो ऐसे केस में आपको सस्पेंशन पीरियड में जितना भी सेल्स किया हुआ है, इसका आपको रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ठीक है, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। एंड जो भी फर्स्ट रिटर्न फाइल करोगे आफ्टर 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर के बाद जो पहला रिटर्न फाइल करोगे, फर्स्ट रिटर्न, उस फर्स्ट रिटर्न में क्या करना है, ये सस्पेंशन पीरियड का सेल्स आपको शो करना पड़ेगा। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट, आ रहा है क्या समझ में? डन। तो टैक्स इनवॉइस कैनॉट बी इशूड। सेकंड, रिफंड कैनॉट बी ग्रांटेड, रिफंड कैनॉट बी ग्रांटेड, रिफंड कैनॉट बी ग्रांटेड।
ओके, अगर आपने समझो कि यहाँ कहीं पर रिफंड के लिए अप्लाई किया था, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा सस्पेंशन पीरियड में, सस्पेंशन पीरियड हटने के बाद मिलेगा। ओके, थर्ड पॉइंट, आप लोग ई वे बिल नहीं बना सकते, यू कैन नॉट जनरेट ई वे बिल इन सस्पेंशन पीरियड। आप नहीं बना सकते, लेकिन आपका जो रिसिपिएंट है वो बना सकता है। यू कैन नॉट जनरेट ई वे बिल इन द सस्पेंशन पीरियड। सबको क्लियर है क्या, समझ में आया? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सस्पेंशन पीरियड में आप लोग को रिटर्न्स फाइलिंग नहीं करना है, नो रिटर्न्स टू बी फाइल्ड। ओके, नो रिटर्न्स टू बी फाइल्ड इन सस्पेंशन पीरियड। ओके, ये पीरियड में आपको कोई रिटर्न फाइलिंग करने का जरूरत नहीं। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन का अगर शॉर्ट नोट आता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, सस्पेंशन पीरियड वुड स्टार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन। ये तो हम जब अप्लाई कर रहे हैं तब, लेकिन जब ऑफिसर हमारा नंबर कैंसिल करना चाह रहा है, तब कौन से डेट से हम लोग कैंसिलेशन के लिए सस्पेंशन माना जाएगा? तब माना जाएगा द डेट डिटरमाइंड बाय हिम। ओके, मतलब कि वो जहां से हमको निकालना चाह रहा है वहां से सस्पेंशन पीरियड स्टार्ट होगा। खत्म कब होगा? खत्म कब होगा? ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। क्लियर है क्या? तो इन केस वेयर ऑफिसर इज इशूइंग शो कॉज नोटिस फॉर कैंसिलेशन, डेट डिटरमाइंड बाय हिम। ओके, डेट डिटरमाइंड बाय हिम, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिलेशन शुरू होगा, मतलब सॉरी एप्लीके अपना सस्पेंशन शुरू होगा। अगर ऑफिसर चाहता है तो, हम चाहते हैं तो हम जब अप्लाई करेंगे तब से। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, सुन लो। सस्पेंशन कब हो सकता है? एक तो रीजन हमने देख लिया, कैंसिलेशन। दूसरा रीजन सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अमेंडमेंट। ओके, ये अमेंडमेंट है फॉर May 24 एंड June 24 एग्जाम्स। ओके, इसके बाद तो ये नॉर्मल हो जाएगा, पर May 24 वालों के लिए अमेंडमेंट है, June 24 वालों के लिए अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट ये है कि अगर आप लोगों ने रूल 10A को कंप्लाई नहीं किया, ओके, रूल 10A को कंप्लाई नहीं किया मतलब कि आपने टाइम लिमिट के अंदर बैंक डिटेल्स फर्निश नहीं किया, ओके, तो ऐसे केस में आपका नंबर सस्पेंड हो सकता है। ओके, आपका नंबर क्या हो सकता है? सस्पेंड हो सकता है। ओके, या फिर अगर आप लोग के रिटर्न्स में सिग्निफिकेंट डिस्क्रपेंसीज पाया गया। ओके, सिग्निफिकेंट डिस्क्रपेंसी मतलब कि GSTR 1 में आपका सेल्स समझो ₹1,00,000 का है एंड परचेज 10 लाख का है, मतलब ऐसा कुछ डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिस्क्रपेंसी अगर पाया जाता है तो भी क्या हो सकता है, आपका नंबर सस्पेंड हो सकता है। ओके, सस्पेंड हो सकता है मतलब आपको एक नोटिस मिलेगा, ठीक है, RG 31 शायद फॉर्म का नंबर है, वो फॉर्म का नंबर आप लोग खुद से देख लेना। एक नोटिस मिलेगा जिसका रिप्लाई आप लोग को विद इन 30 डेज करना है। अगर आपका रिप्लाई सही है तो सस्पेंशन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सस्पेंशन पीरियड वुड बी रिवोक्ड। रिवोक्ड कब रिवोक होगा? जब भी आप कंप्लायंस कर दोगे या तो रिप्लाई कर दोगे सेटिस्फैक्ट। लेकिन अगर आप लोगों ने शोकॉज नोटिस का रिप्लाई विद इन 30 डेज नहीं किया, या फिर किया लेकिन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो आपका नंबर कैंसलेशन के लिए लिया जाएगा। गेटिंग द पॉइंट, आया है समझ में? ओके, अभी मान के चलो कि ऑफिसर ने, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, मान के चलो कि ऑफिसर ने आपको शोकॉज नोटिस दिया, बोला कि हम लोग आपका नंबर कैंसिल करना चाहते हैं क्योंकि आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किया, आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर वो शोकॉज नोटिस जो दे रहा है उसका रिप्लाई 7 दिन में करना है, मतलब हम लोग को रिटर्न्स फाइल करना है। अगर हम लोग रिटर्न फाइल कर देते हैं तो जो सस्पेंशन पीरियड लगा होगा वो डीम्ड टू बी रिवोक्ड माना जाएगा। सर अभी तो आपने बोला कि रिटर्न्स फाइल नहीं कर सकते सस्पेंशन पीरियड में। आंसर इज करंट पीरियड का फाइल नहीं कर सकते, पिछला पीरियड का तो आपके लिए ओपन रहता है, तो पिछला पीरियड का तो फाइल कर सकते, करंट पीरियड का नहीं कर सकते। ओके, सो पिछले पीरियड का आप क्या करो, रिटर्न्स फाइल करो। जैसे आप पिछले पीरियड का रिटर्न्स फाइल करोगे, ये सस्पेंशन पीरियड जो लगा था वो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। क्लियर है क्या? एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ छोटा तो नहीं है। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड, सेकंड कंप्लीटेड, थर्ड कंप्लीटेड। ओके, रिफंड नहीं मिलेगा। सस्पेंशन पीरियड होने के बाद
वो रिवोक हो जाएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच सस्पेंशन पीरियड हैड केम इनटू इफेक्ट। तो जब से आया था सस्पेंशन पीरियड तब से वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद अगर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के लिए सस्पेंड हुआ था, तो जैसे ही हम लोग सारे रिटर्न्स फर्निश करेंगे वैसे ही रिवोक हो जाएगा। रूल 10A एंड और एक था सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी, वो ऊपर ही था। मतलब कि अगर रूल 10A का हम लोगों ने कंप्लायंस किया, मतलब बैंक डिटेल्स फर्निश किया, तो भी क्या हो जाएगा, डीम टू बी रिवोक हो जाएगा। ओके सर, रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है हमको एंड फर्निश करना पड़ता है, ये सब इन फर्स्ट रिटर्न। इज एवरीवन क्लियर विद दिस कंसेप्ट? तो अपना रिवोकेशन सॉरी सस्पेंशन हो गया। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे लास्ट टॉपिक, दैट इज रिवोकेशन। इसमें अमेंडमेंट है फॉर May 24 June 24। रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन सेक्शन नंबर 30। अभी रिवोकेशन का मीनिंग पहले समझो, उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे। रिवोकेशन का मीनिंग होता है टू टेक बैक। ओके, रिवोकेशन का क्या मीनिंग होता है, टू टेक बैक। ओके, अभी कैंसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू रिवोकेशन क्या है वो सुनो। मान के चलो कि आपका नंबर कैंसिल हो चुका है, योर नंबर इज कैंसल्ड, कैंसलेशन ऑर्डर पास हो गया। अभी नंबर कैंसिल होने के बाद भी क्या आपके पास कुछ रेमेडी बचता है टू रीएक्टिवेट दैट नंबर? आंसर इज यस, बचता है। दैट रेमेडी इज कॉल्ड एज रिवोकेशन। मतलब हम लोग ऑफिसर को एप्लीकेशन देंगे कि सर प्लीज रिवोक द कैंसलेशन डन। जो भी कैंसिल हुआ है नंबर, वो क्या कर लो, वो रिवोक कर लो, वापस ले लो कैंसलेशन ऑर्डर। तो कैंसलेशन ऑर्डर अगर रिवोक करना है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चलो बताओ सब लोग। हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा एवरीवन, हम लोग करना पड़ेगा एप्लीकेशन। ओके, वी हैव टू अप्लाई, सो एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन। ठीक है, हम लोग को रिवोकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम लोग का एप्लीकेशन सेटिस्फैक्ट्री रहा तो क्या हो जाएगा, हम लोग का नंबर रिवोक हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन। अगर हम लोग का एप्लीकेशन सेटिस्फैक्ट्री रहेगा तो ऑफिसर क्या करेगा, हम लोग का नंबर रिवोक कर देगा। अब रिवोक करेगा उसका मीनिंग क्या होता है, हम लोग का नंबर एक्टिव हो जाएगा। ओके, नंबर एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग का एप्लीकेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ओके, अगर हम लोग का एप्लीकेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो क्या होएगा, रिजेक्ट नहीं, पहले शो कॉज नोटिस आएगा। ओके, शो कॉज नोटिस आने के बाद क्या होएगा, शो कॉज नोटिस आने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका रिप्लाई करना पड़ेगा विद इन 7 days। वी हैव टू रिप्लाई टू दिस शो कॉज नोटिस विद इन 7 days। अगर हम लोग का रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री रहा, ओके, अगर हम लोग का रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री रहा तो हम लोग का नंबर रिवोक हो जाएगा, मतलब कैंसिलेशन ऑर्डर रिवोक हो जाएगा, दैट इज एक्टिव हो जाएगा नंबर। एंड अगर हम लोग का रिप्लाई नॉट सेटिस्फैक्ट्री है, या तो कोई रिप्लाई नहीं किया, नो रिप्लाई, तो यहाँ पर हम लोग का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा विद इन 30 days। हम लोग का एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट विद इन 30 days। क्लियर है क्या, समझ में आया? एकदम सिंपल था, कोई हार्ड नहीं। अभी चार्ट बुक में आ जाओ। अभी रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन कितने टाइम में करना है, ये अमेंडमेंट का पार्ट है। ओके, रिवोकेशन के लिए हमको एप्लीकेशन करना है, हमको एप्लीकेशन कितने टाइम में करना है, दैट इज 90 days फ्रॉम सर्विस ऑफ कैंसलेशन ऑर्डर। यहाँ पर देखो, 90 days फ्रॉम 90 days फ्रॉम सर्विस ऑफ कैंसलेशन ऑर्डर। जब भी आपको कैंसलेशन ऑर्डर मिलेगा, सर्विस होगा, नॉट इशुएंस, बट सर्विस होने के 90 days में क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। अगर नहीं कर पाए तो 180 days का एक्सटेंशन पॉसिबल। ओके, 90 days में क्या करना है, हमको अप्लाई करना है। लेकिन अगर हम अप्लाई नहीं कर पाए तो फिर 180 days का एक्सटेंशन पॉसिबल है। ओके, उसके बाद
यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा देखो, अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बाय ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन, मतलब जब भी ऑफिसर हम लोग का नंबर कैंसिल करेगा, तब पहले तो हमको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो अगर आप लोगों का आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, ओके, आधार ऑथेंटिकेशन अगर बाकी है, तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर रिवोकेशन। ये पॉइंट को नोट करके रखना। तो जब भी ऑफिसर हमारा नंबर कैंसिल करता है, तब हम रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग का एप्लीकेशन सेटिस्फैक्ट्री है, ओके, अगर हम लोग का एप्लीकेशन सेटिस्फैक्ट्री, तो हम लोग का जो नंबर है वो रिवोक हो जाएगा, रिवोक द कैंसिलेशन विद इन 30 डेज। क्लियर? एंड अगर एप्लीकेशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या करेगा? शो कॉज नोटिस इशू करेगा, जिसका रिप्लाई हम लोग को 7 दिन में करना है। ओके, समझ में? और अगर हमने रिप्लाई, मतलब नॉट सेटिस्फाइड विद एप्लीकेशन, उसने SCN दिया, हम लोगों ने रिप्लाई दिया, एंड अगर वो रिप्लाई से सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ओके, तो क्या करेगा वो? हम लोग का जो एप्लीकेशन था उसको रिजेक्ट करेगा विद इन 30 डेज। क्लियर है पॉइंट? एंड अगर सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई रहेगा, तो 30 दिन में क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? एंड कैंसलेशन में एंड रिवोकेशन में, ये दोनों केसेस में किधर भी डीम्ड वाला जो कंसेप्ट है वो नहीं है, क्योंकि डीम्ड वाला कंसेप्ट यहाँ पर नहीं लगाना आपको। चलो, अभी और एक पॉइंट है इसके अंदर। अगर आपका कैंसलेशन हुआ था ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न नहीं फाइल करने के वजह से कैंसिल हुआ है, तो उस केस में आप लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले सारे रिटर्न्स फर्निश करने पड़ेंगे, उसके बाद ही रिवोकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है वो मैं बताया था। रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड फ्रॉम कैंसिलेशन ऑर्डर, ओके, कैंसिलेशन ऑर्डर जब पास हुआ था वहीं से कैंसिल हुआ था, तो हम लोग को कैंसिलेशन ऑर्डर के डेट से लेकर के रिवोकेशन ऑर्डर के डेट तक का जो भी रिटर्न्स रहेगा, ओके, अज्यूम करते हैं कि हम लोग का नंबर 1 दिसंबर को कैंसिल हुआ था, ओके, और रिवोक हुआ ऑन से 31 जनवरी, तो कैंसिलेशन से लेकर के रिवोकेशन तक, ओके, कैंसिलेशन ऑर्डर से लेकर रिवोकेशन ऑर्डर तक का जो रिटर्न्स रहेगा, वो किसी भी पर्सन को कितने टाइम में फाइल करना है? विद इन 30 डेज। ओके, विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ सच ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन। ठीक है, यहाँ पर ही तो हमको मालूम पड़ेगा ना कि हम लोग का नंबर रिवोक हुआ है। तो 1 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी तक, ओके, ये पीरियड का हम लोग को रिटर्न्स 30 डेज के अंदर अंदर फाइल करना है। क्लियर? आगे, अगर रजिस्ट्रेशन अपना रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल हुआ है, तो जो भी इफेक्टिव डेट रहेगा वहां से लेकर के रिवोकेशन ऑर्डर के डेट तक, ओके, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन, इस डेट तक का जो भी रिटर्न्स रहेगा हमको 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन में फाइल करना है। आया समझ में? तो यहाँ पर अपना रिवोकेशन कंप्लीट हुआ। अभी एक रूल बाकी था शायद से, वो यहाँ पर कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 25 का कुछ एक पॉइंट बाकी था। हाँ, यहाँ पर ये तो हुआ ही है वैसे तो। नॉर्मल पर्सन को 30 दिन में अप्लाई करना है, CTP को 5 दिन, CTP NRTP दोनों को 5 दिन पहले बिजनेस चालू होने के। SEZ नॉन SEZ में दो अलग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। टेरिटोरियल वाटर से बिजनेस कर रहे हैं तो नियरेस्ट जो अप्रोप्रिएट बेसलाइन रहेगा उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए इनकम टैक्स का पैन जरूरी है, लेकिन टैक्स डिडक्टर जो रहेगा उसके लिए टैन टैन के बेसिस पे नंबर हो जाएगा। ओके, टैक्स जो अपना TDS डिडक्ट होता है ना, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, या फिर TCS, उसके लिए टैन रहता है, तो टैन के बेसिस पे होता है। टैक्स रिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ऐसा टैन का फुल फॉर्म। उसके बाद अगर यूनाइटेड नेशंस रहेगा या फिर एम्बेसी वगैरह रहता है, उन लोग को UIN के बेसिस पे नंबर मिलता है, दैट इज यूनिक आइडेंटिटी नंबर। क्लियर है क्या? उसके बाद यहाँ पर एक बार रूल नंबर 8 एंड 9 देख लेते हैं, ये भी अपना ऑलरेडी हो चुका है। जो भी आप लोग पैन कार्ड सबमिट करोगे वाइल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, वो आधार से लिंक होना चाहिए एंड उस मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। ओके, CBDT के वेबसाइट से पैन वेरिफिकेशन होता है। ओके, एक्सेप्ट फॉर NRTP, TDS, TCS एंड पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन गेमिंग
ओके, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इस सर्विसेज को कट कर दो। पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मतलब कि एनआरटीपी, टीडीएस, टीसीएस एंड ऑनलाइन गेमिंग, इन चारों को पैन के बिना भी नंबर मिलेगा। ओके, उसके बाद एक टीआरएन मिलता है ऑन एप्लीकेशन। टीआरएन से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सीटीपी है तो टैक्स का पेमेंट, एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा। ओके, डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन और 15 डेज। उसके बाद ये वाला भी पढ़ा, डीम्ड अप्रूवल। ओके, 3 जगह पे डीम्ड अप्रूवल था। ठीक है, दैट्स इट विद दिस चैप्टर, थैंक यू सो मच।